So this disjoint sets data structure is also called union find. So it maintains a collection of disjoint dynamic sets. So ये जो सेट्स हैं हमारी प्रॉब्लम के लिए ये ट्रीज होंगे फॉरेस्ट के, ठीक है, और विद टाइम ये चेंज हो रहे होते हैं ये ट्रीज, ठीक है, जैसे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते जाते हैं ये ट्रीज अपडेट होते जाते हैं। और हर सेट का एक आइडेंटिफायर होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी एक एलिमेंट को, यानी किसी एक वर्टेक्स को उस सेट यानी उस ट्री का रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे हम, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर विच मेंबर इज द रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये बेसिकली हमें हेल्प आउट करेगा फाइंड सेट ऑपरेशन के अंदर, जब हमें दो वर्टिसेस के लिए देखना है कि वो किसी सेम सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं। सो हम दोनों वर्टिसेस के लिए चेक करेंगे, फाइंड सेट ऑपरेशन कॉल करेंगे, और फाइंड सेट ऑपरेशन हमें ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट रिटर्न करेगा। अगर तो वो दोनों सेट एलिमेंट्स यानी वो दोनों वर्टिसेस एक ही ट्री के अंदर हुए तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये सेम होगा उन दोनों के केस में। इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि सेम सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं। सबसे पहले हमारे पास मेक सेट का ऑपरेशन है। इट मेक्स अ न्यू सेट एंड एड्स दिस सेट टू फॉरेस्ट एस, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। देन वी हैव यूनियन ऑपरेशन। इट मेक्स अ न्यू सेट फ्रॉम द यूनियन ऑफ द सेट मेंबर्स। इसको हम ये दो एलिमेंट्स देते हैं, ठीक है, एक्स और वाई, यानी दो वर्टिसेस देंगे, और ये इन दो वर्टिसेस के ट्रीज को एक्सेस करेगा, यानी जिन ट्रीज या जिन सेट्स का ये दोनों वर्टिसेस पार्ट हैं उसको हम एस एक्स और एस वाई कह रहे हैं। ये उन दोनों सेट्स को एक्सेस करेगा और उन दोनों को कंबाइन करके एक सेट में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उस एक सेट का जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है वो भी बनाएगा। वो एस एक्स का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी हो सकता है या एस वाई का भी हो सकता है, ठीक है, और इस तरह से इनको कंबाइन करके एक सेट में कन्वर्ट करेगा। और फिर उसके बाद ये जो ओरिजिनल है एस वाई एक्स, एस एक्स एंड एस वाई, ये इनको डिलीट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास एक नया सेट आ गया इनके जो कि इनका यूनियन है। और अगर ये भी हम रखें तो हमारे जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट नहीं रहेंगे। देन वी हैव अ फाइंड सेट ऑपरेशन, ठीक है। अब इसको हम एक एलिमेंट रिटर्न करते हैं और ये आपको रिटर्न करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेट कंटेनिंग एक्स, यानी जिस भी सेट के अंदर ये एलिमेंट एक्स मौजूद होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव आपको रिटर्न कर देगा। सो दिस इज द फाइंड सेट ऑपरेशन। इसको हम इम्प्लीमेंट अरे के साथ भी कर सकते हैं। और ये जो तीनों ऑपरेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनको हम अरे के साथ भी, ये जो सेट्स हैं इनको अरे के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इनको हम लूप्स के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अरेज के साथ करें तो ये जो फाइंड सेट वाला ऑपरेशन है दिस वुड बी एक्सपेंसिव, यानी हमने ये फाइंड करना हो कि किस अरे के साथ ये दोनों सेट्स बिलोंग करते हैं। इसको हम लिंक्ड लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। ईच सेट इज अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट विद एट्रीब्यूट्स। जो हेड पॉइंटर है, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेट, और इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव भी बना देंगे, और जो टेल है दैट इज द लास्ट एलिमेंट इन द सेट। ऑब्जेक्ट किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। अब हर ऑब्जेक्ट के तीन एट्रीब्यूट्स होंगे। द सेट मेंबर इटसेल्फ, यानी वो जो भी वो सेट है या जो भी वो मेंबर एलिमेंट या वर्टेक्स है उसका कोई आइडेंटिफायर, ठीक है। देन पॉइंटर टू द सेट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंटर होगा टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको पॉइंट कर रहा होगा ये। फिर एक पॉइंटर है नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। दिस इज द काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये सेट S1 है, ठीक है, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं एफ जी डी, और हेड पॉइंट कर रहा है एफ एलिमेंट को, और यही आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी है, और ये नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो कि जी है, ठीक है। और जी एक तो डी को पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट के थ्रू, और एक इसका पॉइंटर यहाँ आ रहा है बैक साइड पे जो कि हेड के पास जा रहा है, और उससे हमें क्या मिल सकता है, रिप्रेजेंटेटिव। सो इस जी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको हेड पॉइंट कर रहा है ना। इस तरह हमें हर एलिमेंट के साथ हमने ये पॉइंटर रखा हुआ है जो, ताकि हम डायरेक्टली देख सकें कि किसी भी कोई एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न कर सकें। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा सेट है S2, और इसके अंदर ये चार एलिमेंट्स हैं, और टेल इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट, हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस सेट एज वेल। और अब ये इनका यूनियन है इन दोनों सेट्स का।
सो यहाँ पे आपने क्या किया है कि एफ जी और डी के आगे अपेंड कर दिया है सी एच ई बी को। ठीक है, ये जो दूसरा सेट था इसको आपने इसके आगे अपेंड कर दिया है। और ये जो हेड है ये इट इज स्टिल पॉइंटिंग टू एफ, यानी अब इस न्यू सेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एफ है। ठीक है, और ये जो डी है जो प्रीवियसली ये नल था, अब ये पॉइंट कर रहा है सी को। ठीक है, एक ये चेंज आया है यहाँ पे। और ये जो टेल है अब ये पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर बी को, टेल पॉइंटर बी को पॉइंट कर रहा है, ये चेंज आया है। और इसके अलावा हमने क्या किया है कि ये जो नए एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं अब ये इस हेड को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि इन एलिमेंट्स का भी अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एफ हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। So make set creates a new linked list whose only object is x. फाइंड सेट को हम ये एलिमेंट देते हैं। ठीक है, और ये उस एलिमेंट का सिर्फ पॉइंटर, सो ये जो मेक सेट है दिस वुड टेक ओ ऑफ 1। ठीक है, और ये जो फाइंड सेट है इसको हम एक एलिमेंट देते हैं और ये सिर्फ उसका पॉइंटर रीड कर लेता है, क्योंकि हर एलिमेंट के पास ये पॉइंटर है जो हेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हम कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास है, सो ये ऑब्जेक्ट है, हमने जब पास किया है फाइंड सेट को, तो वो इसका ये वाला पॉइंटर रीड कर लेगा। ठीक है, और फिर देख लेगा कि हेड किसको पॉइंट कर रहा है। सो ये भी कांस्टेंट टाइम में हमें बता देगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट रिटर्न कर देगा। फिर हमारे पास यूनियन है। सो यूनियन के केस में हमने जैसे भी पिछली स्लाइड पे देखा था कि हम अपेंड कर रहे थे। सो we can append y's list onto the end of x's list. So the representative of x list becomes the representative of resulting set. We use the tail pointer for x list to quickly find where to append y's list. मतलब हमें पता है कि हमने y's list कहाँ, y की लिस्ट कहाँ पे अपेंड करनी है। टेल पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा था वहां से आगे से हमने y की लिस्ट कर देनी। तो ये हमारे पास ये भी कांस्टेंट टाइम में ये चीज हो रही है। लेकिन इसके बाद हमें एक और काम क्या करना पड़ रहा है, हमें अपडेट करने पड़ रहे हैं। सो ये वाले जो पॉइंटर्स हैं सी एच ई बी के लिए हमें ये पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सो अब वाई, ये जो सेकंड लिस्ट है इसकी इसका साइज तो एट मैक्स एन भी हो सकता है। सो यूनियन वुड टेक ओ ऑफ एन टाइम। अच्छा, सो इसके लिए हम एक ह्यूरिस्टिक यूज करेंगे जो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती है हमारे टाइम को। सो जब हम अपेंड कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम हमेशा शॉर्टर लिस्ट को अपेंड कर दें। ठीक है, सो दिस इज द वेटेड यूनियन ह्यूरिस्टिक। ईच लिस्ट, हर लिस्ट के साथ आप एक लेंथ ऑफ लिस्ट का भी रख सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, और जो स्मॉलर लिस्ट है आप उसको अपेंड कर दें। अच्छा, अभी हमने देखा है कि जो सिंगल यूनियन ऑपरेशन है इट इज टेकिंग ओ ऑफ एन टाइम if both sets have n members. ठीक है, because of the updates of the representative pointer. सो अब इसके लिए ये तो इसका बर्स्ट टाइम एनालिसिस है। इसके लिए हम एक और एनालिसिस करेंगे विच इज कॉल्ड एमोर्टाइज्ड टाइम एनालिसिस। और उसके अंदर ये होता है कि हम वो बेसिकली एक एवरेज केस एनालिसिस का एक टेक्निक है। सो वी एक्चुअली सी के जब हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हो, जैसे यहाँ पे है वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ m ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो जो ये जो सीक्वेंस है, सो इसके अंदर कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि अब ये इस सीक्वेंस के अंदर हमें पता है कि ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ये डिफरेंट टाइम ले रहे हैं। सो इफ यू आर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स, that is you are performing a sequence of operations in which some operations take less time and some take more time, we can compute average cost per operation. So हम average cost find कर सकते हैं। So this is अच्छा, सो दिस इज आवर क्लेम विद वेटेड यूनियन। सो हमने वेटेड यूनियन यूज करना है, उसके बाद हम ये क्लेम कर रहे हैं अ सीक्वेंस ऑफ एन एम ऑपरेशंस ऑन एन एलिमेंट्स। एन एलिमेंट्स हैं आपके और एम आप टोटल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस वुड टेक बिग O ऑफ एम प्लस एन लॉग एन टाइम। अच्छा, तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब हमें पता है कि मेक सेट और फाइंड सेट तो ओ ऑफ 1 टाइम में हो जाता है। सो अगर m टाइम्स हमें करना पड़ रहा है मेक सेट और फाइंड सेट, तो दोनों का ओ ऑफ m ही टाइम होगा। ठीक है, अब यूनियन के लिए भी हम देख लेते हैं। सो यूनियन के लिए हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं। यूनियन के अंदर जो कॉस्टली स्टेप है वो अपडेट का स्टेप है। ठीक है, जब हमें रिप्रेजेंटेटिव पॉइंटर अपडेट करना पड़ता है, तो अगर हम काउंट कर लें कि हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर एलिमेंट के लिए हमें कितनी दफ़ा अपडेट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं यूनियन की कॉस्ट को।
और जो हमारा लार्जेस्ट सेट होगा उसके अंदर एटमोस्ट एन मेंबर्स हो सकते हैं ना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो एन मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। तो जो इसका मतलब है कि एन यूनियन ऑपरेशंस हो सकते हैं। अच्छा, सो तो ये वाला जो प्रूफ है ये वाला जो हम ये प्रूफ करेंगे कि इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम, ठीक है। ये जो यूनियन वाले टोटल यानी ऑल यूनियन ऑपरेशंस कंबाइंड विल टेक, जो कि एन यूनियन ऑपरेशंस है ना, दे विल कंबाइनली टेक एन लॉग एन। सो हम अपने एलिमेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं E1 E2 E3 अप टू En, ठीक है। ये हमारे n एलिमेंट्स हैं लार्जेस्ट पॉसिबल सेट के अंदर। अगर हम ये काउंट कर लें कि ये जो एलिमेंट 1 है इसके लिए कितनी दफा पॉइंटर अपडेट हुआ, एलिमेंट 2 के लिए कितनी दफा अपडेट हुआ, 3 के लिए कितनी दफा अपडेट हुआ, ठीक है। अगर हम ये काउंट कर लें तो हम कॉस्ट पता कर सकते हैं। सो फॉर यूनियन वी काउंट हाउ मेनी टाइम्स each object's representative pointer is updated. So आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें x, ठीक है। अब अब x का पॉइंटर कब अपडेट होगा? सो x किसी ना किसी स्मॉलर सेट में होगा जो हमारी वेटेड यूनियन ह्यूरिस्टिक है, उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलर सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं का पॉइंटर अपडेट होगा ना। सो x जब किसी और सेट के साथ कंबाइन होगा x का सेट, तो इसका पॉइंटर सिर्फ तब अपडेट होगा अगर x स्मॉलर सेट का पार्ट है, ठीक है। सो द फर्स्ट टाइम x's पॉइंटर वाज अपडेटेड द रिजल्टिंग सेट हैड एटलीस्ट 2 मेंबर्स, यानी ये जो x है ये किसी स्मॉलर सेट का पार्ट था, लेट्स से ये एक ही एलिमेंट था उसके अंदर, ठीक है। तो दो सेट्स, और जो दूसरा सेट था वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, उसका भी हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं। सो जो कंबाइंड सेट होगा उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होंगे जब पहली दफा x का पॉइंटर अपडेट हुआ होगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम x का पॉइंटर अपडेट हुआ होगा तो x का जो सेट है उसके अगर 2 एलिमेंट्स हैं इस टाइम पे, तो जो दूसरा सेट है वो इससे लार्जर तो हो सकता है, इससे स्मॉलर नहीं हो सकता, ठीक है। और 2 या 2 से लार्जर हो सकता है। सो तब x का पॉइंटर अपडेट होगा, ठीक है। और रिजल्टिंग सेट के अंदर एटलीस्ट 4 मेंबर्स होंगे। 2 तो ये वाले हैं जो जो x वाला सेट है, और जो बाकी के हैं वो दूसरे सेट से आ रहे हैं। थर्ड टाइम जब ये पॉइंटर अपडेट होगा तो रिजल्टिंग सेट विल हैव एटलीस्ट 8 मेंबर्स। अब यहाँ पे आपने ये ट्रेंड नोटिस करना है, पहली दफा 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरी दफा 4 एलिमेंट्स, तीसरी दफा 8 एलिमेंट्स, ठीक है। आफ्टर एक्सेस पॉइंटर हैज बीन अपडेटेड k टाइम्स, जब kth टाइम अपडेट हुआ है तो रिजल्टिंग सेट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रेज्ड पावर k मेंबर्स, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 रेज्ड पावर 1, 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 3 एंड 2 रेज्ड पावर k। और ये जो 2 रेज्ड पावर k है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n, क्योंकि आपके पास n वर्टिसेस है ना, तो फाइनली रिजल्टिंग जो लास्ट सेट होगा अल्टीमेटली उसके अंदर n एलिमेंट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। सो 2 रेज्ड टू पर k इज इक्वल टू n मेंबर्स। सो इससे हम इसका मतलब है कि एक एलिमेंट का, जैसे 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 हम यहाँ पे x कंसीडर कर रहे थे, एक एलिमेंट का जो पॉइंटर है वो एटमोस्ट लॉग n टाइम्स अपडेट होगा। एंड वी हैव n टोटल एलिमेंट्स, और अगर हर एलिमेंट के लिए भी ये log n टाइम्स ये काम हो रहा हो तो ये कितना बन जाएगा? n log n। और हमें पता है कि यूनियन के टोटल ऑपरेशन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? n हो सकते हैं, क्योंकि n एलिमेंट्स होंगे ना, लार्जेस्ट सेट के अंदर n एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो एक यूनियन के ऑपरेशन की कॉस्ट यहाँ से फिर कितनी बनेगी? इसको आप डिवाइड कर दें, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनियन ऑपरेशंस एंड देयर आर n यूनियन ऑपरेशंस। इसको आप n से डिवाइड कर दें तो आपके पास log n कॉस्ट आ जाएगी ऑफ 1 यूनियन ऑपरेशन। सो दिस इज एन एवरेज कॉस्ट। वर्स्ट केस में हमने देखा था कि यूनियन की कॉस्ट आ रही थी हमारे पास O ऑफ n, और ये एक एवरेज कॉस्ट है जो कि log n आ रही है हमारे पास। सो यहाँ पे हमने ये जो एमोर्टाइज्ड एनालिसिस किया है इससे हमारे पास ये कॉस्ट आई है नई वाली, और ये एक एवरेज कॉस्ट है। और ये एनालिसिस हम बेसिकली तभी करते हैं मोस्टली जब हमारे पास इस तरह से कॉस्ट डिफरेंट आ रही हो,